हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जो वायवीय श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन से किस प्रकार से भिन्न होता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच जो अंतर होते हैं वो मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ वायवीय श्वसन को अवायवीय श्वसन से किस आधार पर अलग किया गया है, उसका दोस्तों जो मेन कारण है उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जान पाया कि जब आपके शरीर में भोजन का पाचन तंत्र की सहायता से संपूर्णता हो जाता है, तो उस स्थिति में जो आपका जटिल भोजन होता है वो अपने जटिलता के स्वरूप को त्याग कर सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस भोजन का जो दोस्तों सरल स्वरूप होता है वो होता है किस रूप में? तो यह दोस्तों होता है ग्लूकोज के रूप में। यानी आपको पता है कि ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ये जो आपका भोजन का सरल रूप देख रहे हैं ग्लूकोज के रूप में, यही दोस्तों जो ग्लूकोज है आपका वो आपके शरीर के रुधिर केशिकाओं द्वारा आपके रुधिर संचार की सहायता से आपके शरीर के भिन्न भागों में क्या करता है, ये आपके शरीर के भिन्न भागों में दोस्तों पहुंचता है। और आपके शरीर के भिन्न भागों में पहुंचकर जो आपके शरीर की कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में दोस्तों यही ग्लूकोज प्रवेश करता है। क्या करता है भाई? तो यही जो ग्लूकोज है आपका वो क्या करता है, आपके शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश करता है। तो यही से दोस्तों क्या होगा कि आपके श्वसन का जो प्रोसेस है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को कि श्वसन क्या होता है, एक प्रकार का क्रिया ना होकर दोस्तों या एक प्रकार का प्रक्रम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी क्या होती है, क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्रक्रम के रूप में जानेंगे। तो यहाँ पर जो श्वसन का दोस्तों जो स्टार्टिंग है वो कब होगा, जब आपका ये ग्लूकोज है जब आपके शरीर के कोशिका में प्रवेश करेगा, अर्थात कोशिका में प्रवेश करने का मतलब कि जब ये कोशिका द्रव में जाएगा तभी क्या होगा, तभी दोस्तों आपके श्वसन का जो प्रोसेस है यह स्टार्ट होगा। क्योंकि श्वसन का जो प्रोसेस होता है यह दोस्तों कोशिका में ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। यानी कोशिकीय श्वसन कहने का मतलब ये हुआ कि जब श्वसन की प्रक्रिया कोशिका में होती है तो उसे ही हम लोग कोशिकीय श्वसन के रूप में जानते हैं। तो कोशिकीय श्वसन में दोस्तों जो श्वसन की प्रक्रिया होती है यह दोस्तों कई चरणों में संपादित होती है, जिन्हें हम लोग मुख्यतः दो चरणों में क्या करते हैं, यहाँ पर समझकर रखते हैं, अर्थात बोल सकते हैं दो ही अवस्थाओं में समझकर रखते हैं। जिसमें जो पहला अवस्था है आपका वो होता है अवायवीय श्वसन, और जो दूसरा अवस्था है आपका वो होता है आपका वायवीय श्वसन। तो सबसे पहले जो पहला अवस्था है आपका अवायवीय श्वसन, ये वास्तव में क्या होता है, सबसे पहले उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अगर दोस्तों हम लोग बात करें परिभाषा का अवायवीय श्वसन के, तो उसके परिभाषा पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर चलकर देखते हैं तो इसमें बताया जा रहा है, देख सकते हैं, वैसा कोशिकीय श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन। अब देखो ये जो ग्लूकोज है अब इसका विखंडन होगा, जब तक ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा तब तक दोस्तों क्या होगी, श्वसन की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल भी शुरू नहीं होगी। और जब श्वसन की प्रक्रिया शुरू होगी ही नहीं तो आपको दोस्तों इस भोजन से बिल्कुल भी क्या होगा, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपके ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जो आपका ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होना बहुत ही आवश्यक है, अर्थात इसका विखंडन होना, इसका दोस्तों खंडन होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं कि इसका जो खंडन है वो किन किन स्थितियों में होता है। तो यहाँ पर जो आप अ देख रहे हैं तो अ का मतलब होता है नहीं, और यहाँ पर जो आप वायवीय देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा वायु जो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए उपयोगी होता है। तो आपके लिए कौन सा दोस्तों वायु उपयोगी होता है? तो दोस्तों आपके लिए जो वायु उपयोगी होता है वो होता है ऑक्सीजन। आपके शरीर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो गैस होता है वो होता है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो वायु का जो संबंध है यानी वायवीय का जो संबंध है वो किससे जोड़ा गया है, तो वो जोड़ा गया है दोस्तों ऑक्सीजन से। और अ का मतलब होता है नहीं, ये कहने का मतलब है कि श्वसन के इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो कैसे, जब ग्लूकोज का विखंडन होगा ना तब वैसे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि वैसा कोशिकीय श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन, मैंने बताया अभी कि ग्लूकोज का विखंडन होगा भाई, लेकिन ये जो विखंडन होगा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अर्थात जब ऑक्सीजन ना रहे उस स्थिति में क्या होगा, यह दोस्तों आपका जो ग्लूकोज है इसका विखंडन होगा। तो यही जो आपका दोस्तों श्वसन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन के रूप में जानते हैं।
ठीक। अगर दोस्तों बात करें हम लोग इसके विशेषता का, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके विशेषता पर चलने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे होती है। तो देखिए, मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम क्या किया है, मैंने बनाया है। तो इस डायग्राम को अगर आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखो कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये वास्तव में है क्या। सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये वास्तव में क्या है। तो दोस्तों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, आप बाहर का जो आप ब्लैक कलर का ये देख रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये इसको दोस्तों जानते क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अर्थात ये दोस्तों आपका कोशिका है और इसी कोशिका में ये जो ग्लूकोज है यह प्रवेश कर चुका, क्योंकि मैंने बताया कि भोजन के पाचन हो जाने के बाद जब आपके भोजन का स्वरूप जटिल से बदलकर सरल रूप में ग्लूकोज में बदल जाएगा, तो उस स्थिति में रक्त संचार के प्रवाह द्वारा जो आपका ग्लूकोज है वो आपके शरीर की कोशिका में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यह दोस्तों शरीर की जो कोशिका है उसमें यह प्रवेश कर चुका है। कौन? तो ग्लूकोज। ठीक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को 9th क्लास में पता होगा कि जो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं भाई? तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका, ठीक है, जो काफी क्या होता है, काफी मुलायम और लचीलादार होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग काची कोशिका झिल्ली। और दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप कोशिका के अंदर आओगे, तो जब इसके अंदर आप आओगे तो इसमें दोस्तों बहुत सारे आपके क्या मिलेंगे, बहुत सारे आपके कोशिकांग मिलेंगे, जो कि दोस्तों कहाँ उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके कोशिका द्रव में उपस्थित रहते हैं। जितना आप अंदर क्षेत्र देख रहे हो ना, जितना क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो आपके कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कोशिका द्रव। और इसी कोशिका में उपस्थित जो आप ये केंद्रक देख रहे हो, यहाँ पर जो आप केंद्रक देख रहे हो और ये जो आप कोशिका द्रव देख रहे हो, तो ये दोनों दोस्तों आपके केंद्रक और कोशिका द्रव जब एक साथ मिल जाएंगे तो जानते हो किसका निर्माण होगा दोस्तों? जीव द्रव्य का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? तो जीव द्रव्य का। अर्थात केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मिलने से जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से 9th क्लास में जाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। जो यहाँ पर बताने लायक था मैंने बता चुका। जो बाहरी आवरण है ये आपका कहलाएगा कोशिका झिल्ली, जो इसका आंतरिक भाग होगा वो कहलाएगा आपका कोशिका द्रव्य, और इसी कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोस्तों क्या है, आपका केंद्रक। और केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। देखिए, जब दोस्तों आपका ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करता है, तो कोशिका में प्रवेश करने के फलस्वरूप जो ग्लूकोज है दोस्तों, इसका जानते हैं क्या होता है, इसका दोस्तों विखंडन हो जाता है। और जब दोस्तों इसका विखंडन हो जाता है तो उस स्थिति में जो आपका ग्लूकोज है वह दोस्तों पायरुवेट के 2 अणु में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ग्लूकोज है ना, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है दोस्तों, ये ग्लूकोज का आपका एक अणु है। देखिए C6H12O6, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का एक अणु हो सकता है। अगर आप लोगों को कहीं पर ना दिखे तो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए C6H12O6 आप प्लस यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, और फिर CO2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 H2O, और प्लस यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन के 6 अणु हैं, ठीक, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु हैं, और यहाँ जल के दोस्तों 6 अणु हैं। लेकिन ग्लूकोज के कितने अणु हैं? ग्लूकोज के कितने अणु हैं? तो दोस्तों जो ग्लूकोज के अणु है वो मात्र केवल 1 है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर यह समझ के रखना कि ग्लूकोज का जो एक अणु होता है उनका जो विखंडन होता है वह कोशिका द्रव में 2 अणुओं के पायरुवेट में हो जाता है। अर्थात ये जो पायरुवेट होता है आपका, यह दोस्तों 3 कार्बन वाला अणु होता है। देखिए मैंने लिखा है ना, इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज है ना, यहाँ पर एक अणु
है ना। तो एक अणु ग्लूकोज से 3 कार्बन वाले 2 अणु पायरुवेट अणु का निर्माण होता है। तो जो दोस्तों आप यहाँ पर 2 ठो तीर का आप निशान देख रहे हो यहाँ पर, तो ये आपसे यही बता रहा है कि जो आपका पायरुवेट बना हुआ है ना 3 कार्बन वाला, ये पायरुवेट का 2 गो अणु यहाँ पर बना हुआ है। पायरुवेट बिल्कुल भी क्या है, एक गो नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर जो पायरुवेट है वो 2 गो है। इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। और साथ ही जब ग्लूकोज का विखंडन 2 अणु वाले पायरुवेट में हो चुका है तो उस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा विमुक्त हो रही है। देख सकते हैं क्या हो रही है भाई, तो ऊर्जा विमुक्त हो रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस रूप में है, तो यह दोस्तों 2 ATP के रूप में है, जो कि ऊर्जा की बहुत ही क्या है, कम मात्रा है। ये ऊर्जा का जो आप 2 ATP देख रहे हो ये दोस्तों बहुत ही कम मात्रा है। अर्थात ग्लूकोज के विखंडन होने के फलस्वरूप जो दोस्तों ऊर्जा निकल रही है कोशिका द्रव्य में, ना कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर दोस्तों जो कोशिका द्रव्य में जो आपका ऊर्जा निकल रही है, ये ऊर्जा की जो मात्रा है वो क्या है, ये दोस्तों बहुत ही न्यूनतम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिए यहां तक जो प्रक्रिया हो रही है ग्लूकोज का जब विखंडन हुआ पायरुवेट में, तो यहां तक जो प्रक्रिया हो रही है यह दोस्तों आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है। तो जब ये दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है तो उस स्थिति में इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी शोषण को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे अवायवीय शोषण। क्योंकि ये जो घटना है आपका यह दोस्तों किस रूप में हो रहा है, तो यह आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। क्योंकि शोषण का मतलब होता है ऊर्जा की प्राप्ति, तो ऊर्जा की प्राप्ति हो रहा है लेकिन कितना, बहुत कम, यानी 2 ATP के रूप में। यानी ATP के जो अणु है वो कौ है, तो मात्र केवल 2 को है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वो भी बहुत कम होगी। अब बाकी का जो शेष ऊर्जा होगा वो सारे के सारे क्या होगा, वो सारे के सारे दोस्तों आपके पायरुवेट में ही संचित रहेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका बिल्कुल पूर्णतः विखंडन नहीं हो पाया है। अगर पूर्णतः विखंडन हो जाता तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपके ATP के जो अणुओं की संख्या है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ATP के अणुओं की संख्या बढ़ जाती तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है इसकी मात्रा भी बढ़ जाती। लेकिन दोस्तों इसका जो विखंडन है वो तो पूर्णतः हो ही नहीं पा रहा है। तो जब पूर्णतः नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊर्जा निकल रहा है वो बहुत ही कम निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ग्लूकोज पायरुवेट के रूप में विखंडित हो चुका तो इस क्रिया को जानते क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। यहां पर समझ कर रखना भाई, देखिए लिखा है ग्लाइकोलिसिस, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब क्या होगा कि जो आपका पायरुवेट है, अब ये दोस्तों आपके कोशिका द्रव्य के जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी में दोस्तों यह प्रवेश करेगा। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया है उसी में दोस्तों जो आपका पायरुवेट है वो क्या करेगा, वो दोस्तों प्रवेश करेगा। और जैसे ही दोस्तों आपका पायरुवेट आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में जो आपका दोस्तों पायरुवेट है ना, इसका खंडन हो जाएगा, अर्थात यह विखंडित हो जाएगा। और यह दोस्तों विखंडित होकर जानते हैं यह दोस्तों बना देगा क्या भाई, तो एसिटिल CoA। देखिए यहाँ पर बना हुआ है एसिटिल CoA, जो आप लाल कलर का ये देख रहे हैं ना, ये वाला लाल कलर का, तो इसको जानते क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर जो ये परत देख रहे हैं बाहरी, ये परत, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी झिल्ली। और ये जो आप देख रहे हैं इसका आंतरिक जो आप देख रहे हैं ये वाला परत, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली है। और जो दोस्तों आप व्हाइट जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये वाला व्हाइट ये वाला ये जो आप धारी देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और शोषण की जो घटना होती है यह दोस्तों मैट्रिक्स में ही होती है, क्योंकि मैट्रिक्स में आपका ऑक्सीजन गैस क्या होता है, उपस्थित रहता है। जब आप सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन है वह रक्त संचार के द्वारा फेफड़े की सहायता से आपके शरीर के सभी कोशिकाओं में क्या होता है, यह दोस्तों वितरित हो जाता है। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसी में दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रवेश करता है। तो जब इसमें ऑक्सीजन रहेगा तभी जो पायरुवेट है वह दोस्तों क्या करेगा, यह दोस्तों एसिटिल CoA के रूप में विखंडित होगा, अन्यथा यह बिल्कुल भी एसिटिल CoA के रूप में विखंडित नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग समझ के रखना। अगर सोचोगे कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पायरुवेट का जो रिश्तेदार है वो कौन है, तो वह है ऑक्सीजन। तो भैया जब इसका रिश्तेदार इस घर में है नहीं
करेगा तो किस अधिकार से इसमें प्रवेश करेगा बताओ। आपको मानकर चलते हैं कि अपने दोस्त के घर जाना है और आपका दोस्त अपने घर में है ही नहीं, तो किस अधिकार से आप अपने दोस्त के घर में रहोगे? नहीं रह सकते हैं। एक पत्नी भी रहती है तो अपने पति के अधिकार पर ही अब उस घर में रहती है, अर्थात अपने ससुराल में रहती है। अगर उसका पति ना हो तो उस स्थिति में उसका जो अधिकार होता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उसके ससुराल पर से दोस्तों कम हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पायरुवेट का जो अधिकार है वो ऑक्सीजन पर, और जब ऑक्सीजन है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में तो कहीं ना कहीं इसका हक बनता है पायरुवेट का कहां जाने का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो उस स्थिति में इसका जो विखंडन है वो हो गया एसिटिल CoA के रूप में। तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप लोगों को दिखाई ना दे रहा होगा तो देखिए यहां से मैंने क्या किया है, यहां से मैंने खींचकर यहां पर बताने का प्रयास किया है एसिटिल CoA। ठीक है, अब इसके आगे का जो प्रोसेस है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब आपका पायरुवेट जो 2 अणु वाला जो पायरुवेट है, जब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों एसिटिल CoA के रूप में विखंडित हो चुका, तो उस स्थिति में जानते हैं यहां पर दोस्तों एक चक्र होता है। क्या होता है भाई? एक चक्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्ब्स साइकिल, यानी कार्ब्स चक्र के रूप में हम लोग जानते हैं। कहीं पर हो सकता है दोस्तों लिखवाए होंगे। देखिए कार्ब्स साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, यानी साइट्रिक अम्ल चक्र। साइट्रिक अम्ल चक्र की प्रक्रिया होती है, और जब दोस्तों यह साइट्रिक अम्ल चक्र की प्रक्रिया पूर्णतः हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका ये साइट्रिक एसिड जो चक्र है वो एसिटिल CoA को जानते हैं वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन वाहक संग्रह में परिवर्तित कर देता है। जो हम बता रहे हैं दोस्तों उसको ध्यान से आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके समझना। अगर नहीं समझ पाओगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही क्या होगा, ये दोस्तों बहुत ही हार्ड हो जाएगा। जितने अच्छी तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं उतनी ही अच्छी तरीके से आप लोग समझने का भी प्रयास करो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर कार्ब्स साइकिल यानी साइट्रिक एसिड चक्र की जब प्रक्रिया हुई तो प्रक्रिया होने के फलस्वरूप जो आपका एसिटिल CoA है यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन वाहक संग्रह के रूप में क्या हो चुका है, यह परिवर्तित हो चुका है। तो जब इलेक्ट्रॉन वाहक संग्रह के रूप में परिवर्तित हो चुका है तो उस स्थिति में जानते हैं किसका निर्माण होता है, उस स्थिति में निर्माण होता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग को दिखाई ना दे कि क्या लिखे हैं, तो ये दोस्तों जब देख रहे हैं ना ये है आपका NADH। क्या है भाई? NADH, जो कि इलेक्ट्रॉन वाहक संग्रह है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये क्या है आपका FADH2, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा, हो सकता है आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो तो मैंने नीचे लिखा है FADH2। ठीक, और ये जो दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन वाहक जो संग्रह बन रहे हैं इसमें जो आपके आ रहे हैं NADH और FADH2, तो इसमें दोस्तों NADH के जानते हैं कितने अणु बनते हैं? 8 गो, अर्थात यहाँ पर 8 गो अणु बनता है। किसका? तो NADH का। कब? जब कार्ब्स साइकिल के कारण आपके एसिटिल CoO का दोस्तों परिवर्तन NADH अर्थात इलेक्ट्रॉन वाहक संग्रह में हो जाता है तब। और यहाँ पर जो आप FADH2 देख रहे हैं तो ये दोस्तों अपने 2 अणु के रूप में क्या होता है कि यह परिवर्तित हो जाता है। NADH के 8 गो अणु और FADH2 के 2 गो अणु। इतना आप लोगों ने समझ के रखा। अब देखिए दोस्तों आपने जाना कि ये NADH और जो FADH2 है ये दोनों को दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन वाहक संग्रह है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों दान करेगा। तो जब दोस्तों आपके NADH और FADH2 ये दोनों अणु क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के फलस्वरूप जानते हैं क्या होता है, उसके बाद दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ATC बोलते हैं। देख सकते हैं आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस लिया है, देख सकते हो ऐसे प्रोसेस लिया है, जो कि यहाँ पर क्या है E- अर्थात इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या भाई, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इसमें जो श्रृंखला है वो किसकी है, तो है दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनों की। किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब दोस्तों जो आप ATC देख रहे हो तो यहीं पर दोस्तों आपके एक प्रकार की जानते क्या होता है, यहीं पर दोस्तों एक प्रकार का केमी ऑस्मोसिस, देखिए मैंने लिखवाया भी है यहाँ पर
केमी ऑस्मोसिस है। केमी ऑस्मोसिस कहने का मतलब कि यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार का जानते क्या होता है, एक प्रकार का अभिक्रिया होता है, अर्थात इसमें संचित जो रासायनिक ऊर्जा होती है, ईटीसी में संचित जो रासायनिक ऊर्जा होती है वह दोस्तों संचित हो जाती है किसमें, अर्थात परिवर्तित हो जाती है किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में। और उस स्थिति में जो आपका ईटीसी है, समझते रहना, उस स्थिति में जो आपका ये ईटीसी है वो क्या करता है कि कार्ब्स साइकिल के प्रत्येक 2 एटीपी को, मैंने एक चीज बताना आप लोग को भूल गया। देखिए दोस्तों, जब आपका पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल COO के रूप में जब होगा ना, और जब यहां से दोस्तों आपका चक्र होगा कार्ब्स साइकिल का, अर्थात साइट्रिक अम्ल चक्र जब होगा, तो उस स्थिति में दोस्तों आपका एटीपी के जो अणु होंगे वो 2 ठो निकलेंगे, और साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होंगे वो 6 ठो निकलेंगे। कार्ब्स साइकिल के प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और साथ ही 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने अणु का है, तो भाई यह 6 अणु वाला है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर विमुक्त हो रहा है, अर्थात निकल रहा है। किसके कारण, तो कार्ब्स चक्र के कारण, और ऊर्जा बहुत ही कम निकल रही है, कितना, तो मात्र 2 एटीपी। ठीक, देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि जो ईटीसी है वो क्या करता है कि आपके कार्ब्स साइकिल के प्रत्येक 2 एटीपी को दोस्तों वो क्या करता है कि प्रत्येक 36 एटीपी वाले अणुओं में परिवर्तित कर देता है। किस पे क्या करता है दोस्तों, यह 36 एटीपी वाले अणुओं में दोस्तों यह परिवर्तित कर देता है, जिसमें ऊर्जा का संचयन होता है। ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, इसमें संचित रहती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का आपके केमियोस्मिस प्रक्रिया द्वारा जब दोस्तों एडीपी में परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले क्या हो गया दोस्तों, पहले यह एडीपी में आएगा, और उसके बाद दोस्तों जो आप पीआई देख रहे हैं, तो आई का मतलब होता है क्या चीज, तो आई का मतलब होता है आयन। यानी ये क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार का फास्फोरस आयन है, यानी फास्फोरस के साथ 4 ठो ऑक्सीजन क्या होते हैं, संयोग रहते हैं, इसलिए दोस्तों ये आयन के रूप में है। और जब ये दोस्तों फास्फोरस आयन आपके एडीपी के साथ संयोग करता है, तो उस स्थिति में जो आपका एडेनोसाइन से डाइफॉस्फेट है वो परिवर्तित होकर हो जाता है किस रूप में, तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। किस रूप में दोस्तों, तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो जब ये दोस्तों एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जब यहाँ पर बन चुका, और यहाँ पर दोस्तों जो आप गुने 32 देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुने 32 का मतलब देखिए 32 जो मैंने लिखा है ना, तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि जो ईटीसी है वो क्या करता है कि कार्ब्स साइकिल के प्रत्येक 2 एटीपी अणुओं को दोस्तों वो 36 एटीपी अणुओं में क्या करता है, ये दोस्तों परिवर्तित कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे बुक है जहां पर दोस्तों जो आपके एटीपी का जो दोस्तों अणु होगा वो 36 को क्या होगा, आपको दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 32 लिखा है। तो बहुत जगह दोस्तों आपकी किताब में 32 भी दिखाई दे सकता है, 36 भी दिखाई दे सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 38 भी दिखाई दे सकता है। तो अगर हमने 36 आप लोग को बताया, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर 36 लेकर ही चलना। कम से कम जानते कितना होगा, कम से कम दोस्तों यह 32 होगा, यानी 32 से 38 के बीच होगा। तो उसी बीच में आपका 36 भी आ सकता है, समझ के रखना है इस चीज को। तो ले लेते हैं हम लोग कितना, तो 32 ले लेते हैं। और जब दोस्तों यह 32 आप देख सकते हैं, ये जब आपके एटीपी के अणु है, तो कहीं ना कहीं जो अणु का स्वरूप होगा एटीपी वाले, वो होगा कितना, तो वो होगा 32 एटीपी। कितना होगा भाई, 32 एटीपी। तो सोचो कहाँ आपका 2 एटीपी का ऊर्जा और कहाँ है आपका 32 एटीपी का ऊर्जा, दोनों में बहुत ही अंतर है। कितना अंतर है, तो दोस्तों 16 गुना अंतर है, अर्थात यह 2 एटीपी है और ये कितना है, यह दोस्तों आपका 32 एटीपी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो इससे अधिक मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर कहाँ, तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो दोस्तों प्रक्रिया आप देख रहे हैं 32 एटीपी का, या हो सकता है 36 एटीपी का, तो ये कहाँ पर घटित होगा, तो यह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स में ही दोस्तों यह घटित होगा। और उस स्थिति में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपका ग्लूकोज है, यह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाने के साथ वो 36 या 32 या फिर ले सकते हैं 38 एटीपी वाले ऊर्जा के अणुओं में दोस्तों यह संचित हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, वो दोस्तों अपनी ऊर्जा की जो पूर्ति है वो कहां से करेंगे, तो दोस्तों एटीपी में संचित इसी ऊर्जा से करेंगे। तो मुझे उम्मीद
देखिए आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि जो मैं आप लोग समझाना चाहता हूँ वो वास्तव में क्या है। ठीक, कभी भी मत सोचना कि जो आपका ATP बन रहा है यह दोस्तों बाहर बन रहा है, इसमें अटता ना बताइए। जब इसमें दोस्तों अटता ही नहीं तो मैं कैसे दोस्तों इसमें लिख पाता। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये आपका जो ब्लू कलर का जो आप देख पा रहे हो यह मैट्रिक्स है, और इसी में दोस्तों क्या हो रहा है, आपके इस ATP अणुओं का निर्माण हो रहा है। और ATP जब आपके 32 अणुओं का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है यह बहुत ही अधिक मात्रा में विमुक्त हो रही है, और ये जो ऊर्जा का दोस्तों विमुक्तन है वो हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे वायवीय श्वसन। क्यों बोलेंगे भाई वायवीय श्वसन, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पाइरुवेट है ना, पाइरुवेट, इसका पूर्णतः जो विखंडन है वो होता है एसिटिल CoA के रूप में। कहां पर, तो आपके कोशिका द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके कारण, तो ऑक्सीजन और एंजाइम के कारण। देखिए आपके ग्लूकोज के साथ घटित होने वाली श्वसन की जो प्रत्येक चरण की अभिक्रिया है यह दोस्तों एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अर्थात आपके कोशिकीय श्वसन के प्रत्येक चरण में जो एंजाइम होते हैं वो अपना बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण जो आपके कोशिकीय श्वसन का जो संपादन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान, तो यहाँ पर एंजाइम दिया जाता है, क्योंकि आपके कोशिकीय श्वसन के प्रत्येक चरण की जो अभिक्रिया है वो एंजाइम के उपस्थिति के कारण ही क्या होता है दोस्तों, यह हो पाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम होते हैं उसमें दोस्तों DNA और राइबोसोम्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिनसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों पहले ही निकल चुका है। लेकिन जब यहाँ पर ATP बनेगा तो ATP बनने के फलस्वरूप दोस्तों क्या होगा कि जल की उत्पत्ति होगी, यानी H2O भी क्या होगा दोस्तों आपका बनेगा। तो देखिए बहुत ही गिजी-मिजी हो गया है आप लोग का। हो सकता है दोस्तों कि इसमें से अगर आप बनाना चाहें अच्छी तरीके से अपने कॉपी पर तो हो सकता है उतारने में काफ़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब मेरा वीडियो स्टार्टिंग हो रहा है तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि मेरे वीडियो को दोस्तों आप पॉज करके रोक कर आप दोस्तों जो डायग्राम उसे आप उतार सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या जिसे समझ में आया है अगर दोस्तों उसको आधा अधूरा समझ में आ रहा है तो दोस्तों उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आप लोग को समझाने का प्रयास किया है, इसे आप लोग समझ लेना। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये आपका ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ये आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका कोशिका द्रव्य में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोशिका द्रव्य लिख दिया। और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने जाना कि जब ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में 2 अणु वाले पाइरुवेट में हो जाता है तो ये जो आपका क्रिया है वो कहलाता है क्या, तो वो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता है भाई, तो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसी चीज को लिखा है ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के कारण जो आपका ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। कितने पाइरुवेट, तो 2 अणु वाले पाइरुवेट, ऐसे दिखा सकते हैं 2 पाइरुवेट, ठीक है। जब दोस्तों यह पाइरुवेट के रूप में परिवर्तित हो चुका तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति आएगा, लिख सकते हैं O2 उपस्थिति, ऐसे O2 की उपस्थिति, और यहाँ पर लिखेंगे O2 की अनुपस्थिति। अट नहीं रहा है, आप लोग दोस्तों लिख लेना अच्छे से अपने से, ठीक है। अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति, और यहाँ पर है O2 की उपस्थिति। तो O2 की अनुपस्थिति में दोस्तों जब आपके श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब पाइरुवेट का विखंडन O2 की उपस्थिति में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपके पाइरुवेट का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जब पूर्णतः विखंडन हो जाता है तो उस स्थिति में जो आपके 2 अणु वाले जो पाइरुवेट हैं वो किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो मैंने बताया ना, तो दोस्तों यह परिवर्तित हो जाते हैं एसिटिल CoA के रूप में। किस में, तो एसिटिल CoA के रूप में, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोग को बता चुका। दोस्तों अगर हम बात करें इसके आगे के प्रक्रिया का तो देखो यहाँ पर क्या है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन
यहाँ पर भाई ऑक्सीजन है और मैंने यहाँ पर काट-कूट किया है। तो काट-कूट करने का मतलब कि कोशिका द्रव्य में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन भाई कहाँ है? तो कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपके श्वसन की क्रिया होगी कोशिका द्रव्य में वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। तो जब आपके श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी अर्थात श्वसन के अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उस स्थिति में जानते क्या बनेगा? उस स्थिति में दोस्तों आपका लैक्टिक अम्ल और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 2 ATP का निर्माण होगा। इस चीज को क्या करना आप लोग समझकर रखना। ठीक, और देखो यहाँ पर जब यह एसिटिल CO एक रूप में परिवर्तित हो चुका तो मैंने बताया था कि उसके बाद क्या होता है भाई? तो उसके बाद दोस्तों आपका एक कार्ब्स चक्र होता है। तो लिखवाया है मैंने, देखो यहाँ पर कार्ब्स साइकिल, इसको मिटा देना आप लोग। इसको देखिए, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ से लेकर चलना। तो देख सकते हैं कि जब आपके एसिटिल CO के बाद कार्ब्स चक्र की जब प्रक्रिया हो रही है तो उस स्थिति में जो एसिटिल CoA है वह दोस्तों किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन वाहक संग्राहक के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात इसको क्या बोलेंगे? NADH और FADH2 को क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन वाहक संग्राहक बोलेंगे, जिसमें NADH के 8 अणु बनते हैं और FADH2 के 2 अणु बनते हैं। और इस चक्र के साथ आपके 2 ATP के साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है और साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 6 अणुओं के साथ विमुक्त होता है। यहीं से आपका कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणुओं के साथ वो बाहर निकल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं 6CO2। ठीक है, अब देखो जब दोस्तों ये दोनों यानी इलेक्ट्रॉन वाहक जो संग्राहक हैं ये दोनों को दोनों जब अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो उसे दोस्तों हम लोग शॉर्ट में ETC के रूप में जानते हैं। और इसी ETC के साथ जब केमियो ऑस्मोसिस की जब प्रक्रिया होती है तो उस स्थिति में जो ETC होता है वो क्या करता है कि कार्ब्स साइकिल से उत्पन्न जो 2 ATP वाले जो दोस्तों आपके ऊर्जा है उसे वो दोस्तों 32 ATP के अणुओं में परिवर्तित कर देता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर 36 से 38 लेकर चला है, तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों 32 से लिख देना, अर्थात तो 32 से 38 कर देना। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों आपका जो जल है H2O इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6H2O। ठीक है, ऐसे लिख देना। तो इतना सब कुछ था जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। अगर हम बात करें लैक्टिक अम्ल का तो दोस्तों ये जो लैक्टिक अम्ल है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में केवल बहुकोशिकीय जीव जैसे प्राणियों में ही दोस्तों निर्मित होता है। अर्थात ये जो लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण है वो केवल बहुकोशिकीय जैसे जीवों में ही दोस्तों हो सकता है। जो जीव सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीव काफी सूक्ष्म होते हैं, जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं, वहां पर दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो श्वसन के अभिक्रिया में दोस्तों लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? तो दोस्तों वहां पर श्वसन की अभिक्रिया में एथेनॉल बनेगा। कहां पर? तो जो दोस्तों आपके सूक्ष्म जीव होते हैं ना, एकाकोश के जो जीव होते हैं, काफी जो छोटे जीव होते हैं, निम्न वर्ग के जो जीव होते हैं, वहां पर दोस्तों आपके एथेनॉल का निर्माण होता है और साथ ही CO2 की उत्पत्ति होती है और साथ ही ऊर्जा भी क्या होता है? यह दोस्तों निकलता है। जैसे कि ईस्ट क्या है दोस्तों? ईस्ट आपका बहुत ही एक छोटा जीव है, बहुत ही दोस्तों सूक्ष्म जीव है और कवक वर्ग में आने वाला दोस्तों जो आपका ईस्ट जीव है उसी में श्वसन प्रक्रिया के क्रम में आपके एथेनॉल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऊर्जा है यह दोस्तों विमुक्त होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो वहां पर दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर बहुकोशिकीय जीवों में जो लैक्टिक अम्ल है वो क्यों बनता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्यों हो जाती है? क्योंकि हम तो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, फिर हम छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो ले रहे हैं दे रहे हैं, अर्थात ऑक्सीजन को अपने शरीर को तो दे रहे हैं, तो फिर ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जा रही है? तो दोस्तों देखो ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है? जब आप दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं या अपने शारीरिक श्रम द्वारा कोई कार्य करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपके सांस लेने की जो दर है वो दोस्तों बढ़ जाती है। जैसे कि आप दौड़ रहे हो तो देखते हैं दौड़ते समय क्या होता है? हमारा सांस फूलने लगता है। या दोस्तों आप व्यायाम कर रहे हो, या दोस्तों आप कूद रहे हो, या दोस्तों आप कोई क्रिकेट विकेट या कोई भी दोस्तों आप खेल खेल रहे हो तो उस स्थिति में मतलब शारीरिक श्रम वाला, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में आपके सांस लेने की जो दर है यह दोस्तों बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपके शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं उसकी दोस्तों धीरे धीरे कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके सांस लेने की जो दर है जब वो
बढ़ जाती है तो उस स्थिति में अधिक मात्रा में आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होता है, अधिक मात्रा में आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होने लगता है। जब अधिक मात्रा में आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होने लगता है तो उस स्थिति में आपके शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन की दोस्तों जो आपूर्ति है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। अर्थात ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है, जितना ऑक्सीजन चाहिए कोशिका को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पर्याप्त ऑक्सीजन। जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तभी दोस्तों क्या होता है, तभी आपका जो पायरुवेट है वो लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब दोस्तों यह लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तभी दोस्तों आपके शरीर में जानते हैं दर्द अर्थात क्रैम्प का दोस्तों क्या होता है, गुण देखने को मिलता है। अर्थात आपका पैर दर्द करने लगेगा, या दोस्तों आपका दम फूलने लगेगा, या आपका दोस्तों हाथ दर्द करने लगेगा। यानी आपके शरीर में दोस्तों जो दर्द होते हैं वो इसी क्रैम्प अर्थात लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। फिर जब बाद में आपके शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसके बाद जो ये दर्द है ये दोस्तों खत्म हो जाता है। अर्थात उसके बाद जो आपके पायरुवेट का जो पूर्णतः विखंडन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। लेकिन जो एथेनॉल है ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपके ही कोशिका में बनेगा। यह दोस्तों जो निम्न वर्ग के जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वहां पर क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल ना बनकर दोस्तों एथेनॉल बनता है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ कर रखना। तो जितना दोस्तों मुझे बताना था मैंने सारा चीज, सारा जो प्रोसेस है कैसे कैसे और किस प्रकार से होता है मैंने आप लोग को बताया और आप लोग को समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दोस्तों ये जो मेरा पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो समझ में आ रही होगी। देख सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल बना है तो लैक्टिक अम्ल बनने के फलस्वरूप आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो तो निकलबे करेगा और साथ ही जो ऊर्जा होगा वो बहुत ही कम निकलेगा, यानी 2 ATP के रूप में निकलेगा। देखिए इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP यानी जो ऊर्जा निकल रही है वो दोस्तों क्या निकल रही है, वो बहुत ही कम निकल रही है। यानी आप देख सकते हैं कि लोग अगर बीमार हो जाते हैं या उनके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में उनके शरीर में क्या होता है, उनके शरीर में दोस्तों दर्द उत्पन्न हो जाता है। जब शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है तो उनके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि वो दोस्तों अपने से कोई काम कर सके। तो ये काम करने की जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है, तो वो ATP से ही मिलती है। तो कहाँ ATP आपका 32 गो है, कहाँ आपका ATP 2 गो है। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति का जो काम करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि काम करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा से ही संबंधित रहती है। ठीक है, देखिए अगर इस पूरे प्रोसेस को आप लिखना चाहते हैं तो दोस्तों इसको लिखना तो संभव है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखवाया नहीं है। लेकिन इससे संबंधित जो मेन दोस्तों जो टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। तो इसे तो आपने जाना, अवायवीय श्वसन उसको बोलते हैं जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और वायवीय श्वसन उसको बोलते हैं जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन आप लोग ये समझ कर रखना कि यहाँ पर दोस्तों जो ग्लूकोज का विखंडन है वो होगा ही होगा, चाहे ऑक्सीजन रहे और चाहे ना रहे। क्योंकि देख रहे हैं कि जब ग्लूकोज विखंडित होकर पायरुवेट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए तो लिखवाया है, देख सकते हैं वैसा कोशिकीय श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ग्लूकोज का विखंडन, तो आप लोग यहाँ पर लिख देना पूर्णतः, यहाँ पर लिख लेना पूर्णतः। ठीक है, पूर्णतः विखंडन, क्योंकि पूर्णतः जो विखंडन है वो दोस्तों आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो एक चीज आप यहाँ पर लगा लेना, अरे जो पायरुवेट हुआ ही ना दोस्तों आपका ग्लूकोज है जो कि ग्लाइकोसिस प्रक्रिया द्वारा इसमें यह चेंज हुआ है। ठीक, देख सकते हैं इसमें दोस्तों बताया जा रहा है। इसका विशेषता की अगर बात करें पहला नंबर में, यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अर्थात पूर्णतः इसका जो विखंडन है वो नहीं हो पाता क्योंकि ऑक्सीजन है ही ना। ठीक है, आगे देख सकते हैं इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया एक अणु है ना, तो एक अणु ग्लूकोज से 3 कार्बन वाले 2 अणु पायरुवेट अणु का निर्माण होता है। इसे भी मैंने आप लोग को बताया, 2 गो तीर है, यानी जो पायरुवेट अणु बने हैं वो 2 ठो बने हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें 2 कार्बन अणु वाला ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देख सकते हैं हुआ है 2 ATP ऊर्जा, तो हुआ है भाई, तो इसको भी आप लोग को लिखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, आगे देख सकते हैं अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। तो देख सकते हैं लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP बना है तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर बना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर का जो भाग है वो आपके किस रूप में है, तो कोशिका द्रव के रूप में है। तो सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, तो कोशिका द्रव में हो रहा है। खुद देख सकते हैं, देखिए ये सारा चीज समझ लोगे ना तो दोस्तों इसमें कोई जान नहीं है। सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा दोस्तों इसमें कोई भी भारी नहीं है। आगे देख सकते हैं इसमें
इसमें ग्लूकोज अणु का विखंडन होने से उसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है तथा शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा निकला हुआ है, तो ऊर्जा आपके कितने अणु में निकला हुआ है, तो 2 ATP में, जो कि आपकी ऊर्जा का बहुत ही छोटा रूप है। अब बाकी का जो शेष ऊर्जा है वो आपके इसी पायरुवेट में क्या है, संचित है। और जब इसी पायरुवेट का पूर्णतः विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि हेमिओस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा 32 से 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखिएगा, इसमें ऊर्जा के साथ इथेनॉल प्लस CO2 या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इथेनॉल प्लस CO2 कहाँ बनेगा भाई, तो सूक्ष्म जीवों में। लैक्टिक अम्ल कहाँ बनेगा भाई, तो जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें। ठीक, अब देखिए इसमें देख सकते हैं यह श्वसन का दूसरा चरण है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके पायरुवेट का जो पूर्णतः विखंडन है वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। काहे चला जाता है, काहे से कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और साथ ही दोस्तों आपका जो पायरुवेट है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो पाता है। ठीक, कोशिका द्रव्य का कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित O2 के कारण पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 तथा H2O का निर्माण होता है। ठीक है, 3 नंबर में देख सकते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ढेर सारी मुक्त ऊर्जा ATP अणुओं में संचित हो जाती है। तो सारा चीज दोस्तों मैंने तो बता ही दिया, जितना लिखा हुआ है वो सारा चीज मैंने बताया। तो ATP के कितना अणु, जैसे कि अवायवीय श्वसन में दोस्तों आपके ATP ऊर्जा के 2 अणु बन रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपके वायवीय श्वसन में जो ATP ऊर्जा के जो अणु होंगे वो 32 से कितना बनेंगे, तो आपके 32 से 38 तक दोस्तों बन सकते हैं। तो यही था आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। कोई पूछे कि किस श्वसन में, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो आप बताना कि अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो अधिक मुक्त होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में आपका जो वायवीय श्वसन है और जो अवायवीय श्वसन है इससे संबंधित कुल जितने सारे तथ्य हैं वो मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर जो बच्चे समझ रहे होंगे कि कार्ब्स साइकिल वास्तव में होता क्या है, तो दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखना कि कार्ब्स साइकिल एक प्रकार का दोस्तों चक्र होता है जो कि क्या करता है कि एसिटिल COO को यह दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन वाहक संग्राहक के रूप में यह परिवर्तित कर देता है। तो इसी चीज को आप लोग समझ कर रखना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो या फिर दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग को और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर बताया है, देख सकते हैं दोस्तों, मैंने मिटाने वाला तो लिया ही नहीं है, देख सकते हैं कि हाई दोस्तों क्या आपका ये आपका क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्या होता है, जो कि दोस्तों आपके पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में आपके क्लोरोफिल होगा, जो आप ये वाला देख रहे हो ये क्लोरोफिल है। तो इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण आपके प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन हो जाएगा तो आपका बनेगा ऑक्सीजन और साथ ही दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण कर लेते हैं और भोजन के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को भी ग्रहण कर लेते हैं। जब दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है और श्वसन के प्रक्रम में जो आपका ये जो देख रहे हैं C6H12O6, जब ये हमारे शरीर के कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि ATP के रूप में संचित रहती है और साथ ही फिर हमें दोस्तों CO2 और जो H2 है उसका निष्कासन करना पड़ता है और फिर यही जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। फिर इसी CO2 और H2O को क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और फिर O2 प्लस C6H12O6 का निर्माण होगा। तो ये है दोस्तों आपका पूरा का पूरा क्या, तो प्रोसेस। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।